नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के साथ ही उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की तिथियों का भी ऐलान किया है। यहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन निर्वाचन आयोग ने 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित की है, उसका कार्यक्रम घोषित किया है। एक सीट जिसको लेकर के काफी गहमागहमी थी, राजनीतिक रूप से वो सीट काफी महत्वपूर्ण है, उस सीट का चुनाव तिथि, चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे, विधानसभा उपचुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है उसके अनुसार महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही उत्तर प्रदेश के इन 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का भी ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को विधानसभा की खाली सभी 10 में से 9 सीटों पर ही मतदान होगा। मिल्कीपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव का अभी तिथि का ऐलान नहीं किया गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने मिल्कीपुर सीट पर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, जिसके चलते ये इस सीट के लिए उपचुनाव की तिथि और कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद इस मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। तब इस सीट से सपा के अवधेश प्रसाद को जीत मिली थी। बाद में अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह को हराकर सांसद चुने गए। इस वजह से मिल्कीपुर सीट भी खाली हो गई थी। बावजूद इसके मामला कोर्ट में होने के चलते यहां पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे, जैसे कि झारखंड और महाराष्ट्र और बाकी राज्यों में होने वाले उपचुनाव, चाहे वो विधानसभा के उपचुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के उपचुनाव हो, उन सभी के परिणाम एक ही दिन, एक साथ 23 नवंबर को आएंगे। उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। अब आपको बतावें कि उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें कानपुर की सीसा मऊ, प्रयागराज की फूलपुर, मैनपुर की करहल, मिर्जापुर की मझवा, अंबेडकर नगर की कटेहरी, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुंदरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट शामिल है। अलीगढ़ की इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव क्यों हो रहे हैं, इसकी भी जानकारी हम आपको देते हैं। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट भाजपा के विधायक अनूप प्रधान वाल्मीकि, बिजनौर की मीरापुर सीट भाजपा के सहयोगी रालोद उम्मीदवार चंदन चौहान, प्रयागराज की फूलपुर सीट भाजपा के प्रवीण पटेल, गाजियाबाद की सीट भाजपा के अतुल गर्ग, मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट भाजपा के चुनाव चिन्ह पर लड़े निषाद पार्टी के विनोद बिंद के इस्तीफे की वजह से खाली हुई है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट सपा के अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट सपा के विधायक रहे लालजी वर्मा, संभल की कुंदरकी सीट सपा के जियाउर रहमान बर्क, मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद दिए गए इस्तीफे के चलते खाली हुई है। इन सभी विधानसभा सीटों पर 13
नवंबर को मतदान होंगे और 23 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। ये इन सभी 9 सीटों को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी चुनाव का ऐलान होने के पहले से ही बढ़ चुकी है, तेज हो चुकी है। जहां तक बीजेपी और एनडीए गठबंधन का सवाल है, वहां भी अभी गठबंधन को लेकर के गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का मामला अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, बातें नहीं बन पाई हैं। उसी तरह से इंडिया गठबंधन की भी अगर बात करें तो यहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिलकर के चुनाव लड़ना है इंडिया गठबंधन के तहत। इसमें से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहले ही ये घोषित कर चुके हैं कि हम लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के बैनर तले। लेकिन उनका बयान आने के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उसके बाद से अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये चुनाव दोनों साथ मिलकर के ही लड़ेंगे। कांग्रेस थोड़ा सा बेचैनी महसूस कर रही है क्योंकि उसे जिन 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की उम्मीद थी, उन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब क्या होता है आगे चल करके, क्या फैसला लेता है इंडिया गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व, खास तौर पर इस मामले में भी मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा अंतिम निर्णय कांग्रेस हाईकमान करेगा, जिसमें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, इन सब के मिलजुल करके ही रणनीति तय होगी कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कौन कौन सी सीटें कांग्रेस के पक्ष में आएंगी और कौन कौन सी सीटें अखिलेश के पक्ष में आएंगी, यानी कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगी। ये उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। ये जानते हुए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का सवाल है, उसमें बीजेपी के सामने सीधी टक्कर देने वाला, सीधी लड़ाई लड़ने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाई है, उसे भी ये उम्मीद होगी कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीट विधानसभा में मिले ताकि वो विधानसभा में भी अपनी संख्या बढ़ा सके। ये दोनों ही के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होगा। इन दोनों के अलावा उत्तर प्रदेश के इन उपचुनावों में मायावती की बसपा, चंद्रशेखर आजाद, रालोद, निषाद पार्टी, इन सब के बीच में अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी अपनी कुवत दिखाने का ये एक बड़ा मौका है। 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले ये एक लंबी और बड़ी लेकिन कांटे की जद्दोजहद की लड़ाई होने वाली है। और जिस तरह से महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा पूजा के बाद से प्रतिमा विसर्जन के दिन जो कुछ भी हुआ, जो हिंसा हो भड़की, जो कि अभी तक
काबू में नहीं आ पा रही है। इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं, पीएसी को तैनात कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान अपने हाथ में संभाल ली है, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, लेकिन ये जो हिंसा है, जो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए चुनाव से ठीक पहले इसे कहीं से भी ठीक उचित नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि जो कुछ भी वहां दिखाई दे रहा है, जो मीडिया में बातें आ रही हैं, उन बातों को, उन खबरों को किस ढंग से पेश किया जाए, कम से कम मेरे जैसे आदमी के लिए ये संभव नहीं हो पा रहा है। हम लोगों को जो सिखाया पढ़ाया गया था, उस लिहाज से हमेशा से सांप्रदायिक सौहार्द की बात बताई गई थी। अगर इस तरह की कोई विपरीत परिस्थितियां पैदा हों, उसमें भी सामंजस्य बिठाते हुए अपनी बातों को रखने की ही शिक्षा मिली थी। लिहाजा बहराइच में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में कहना बहुत कुछ चाहता हूं, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन कहा नहीं जा सकता। अब आप अजय चतुर्वेदी को इजाजत दें, हम फिर कुछ अपडेट्स के साथ आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अजय चतुर्वेदी।